नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो भी सबसे पहले देखेंगे, वीडियो को लाइक शेयर भी सबसे पहले करेंगे, तो इसलिए घंटी को प्रेस करके जो ऑल नोटिफिकेशन है वो ऑन ज़रूर करना। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर 60। हमारे आज कुल एपिसोड 60 हो चुके हैं, तो मैंने 60 क्लासें अपलोड कर चुका हूँ। ये 60 भी आज हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने अलग अलग मंथली प्लेलिस्ट बना रखी हैं। तो आप एक प्लेलिस्ट खोलेंगे तो उसके सारे वीडियो आपके सामने आ जाएंगे, क्रमवार सभी देखते रहेंगे, तो इससे आपको भी फ़ायदा मिलेगा और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप क्लास देख रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। इस क्लास में हम विश्व, भारत और राजस्थान, इन तीनों का हम करेंगे करंट अफेयर पर चर्चा। और इसके अलावा स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी आज हम वापस स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी इन्हीं क्वेश्चनों में देखने वाले हैं। तो कल और परसों जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको स्टैटिक जीके नहीं कराया था, आज वापस स्टैटिक जीके भी इसी में कराने वाला हूँ। तो वीडियो को लेफ्ट से जरूर देखें और वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हाल ही में अब देख लो एग्जामों की भरमार आ चुकी है। एसएससी एग्ज़ाम करा रहा है, दिल्ली पुलिस आ रही है, और इसके अलावा राजस्थान में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की आ चुकी हैं, और इसके अलावा आरएस की तो फॉर्म भरे चुके हैं, और जूनियर अकाउंटेंट के फॉर्म भी भर चुके हैं। एग्ज़ाम आने वाला है तो सभी के लिए, और करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैल्यू आप सभी देख लिए होंगे। अभी जो हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था वो सेकेंड ग्रेड का हुआ था, संस्कृत डिपार्टमेंट का और सामाजिक का, उसमें भी करंट अफेयर भरपूर पड़ा था। और इसके अलावा जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था हमारा असिस्टेंट कमांडेंट का संडे को, उसमें भी करंट अफेयर आए थे। तो हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर की वैल्यू अब बढ़ रही है धीरे धीरे, आपको पता ही है। आप देख रहे होंगे, पेपर सॉल्व भी कर रहे होंगे और पेपर भी देख रहे होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और आज की कक्षा की। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कमरे के तापमान वाले सुपर कंडक्टर एल के 99 की खोज किसने की है? ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है जर्मनी और ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया। तो हाल ही में दक्षिण कोरिया ने सुपर कंडक्टर जिसका नाम है LK99 इसकी खोज की है। और क्या है ये सुपर कंडक्टर LK99, इसके बारे में जानते हैं और इसके अलावा जो अन्य फैक्ट है वो भी जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं साउथ कोरिया के वैज्ञानिक। साउथ कोरिया वैज्ञानिक है, इनके द्वारा एक नई तकनीक का आविष्कार किया गया है। क्या है वो तकनीक? तो वह सुपर कंडक्टर की खोज की गई है। सुपर कंडक्टर की खोज हुई है, सुपर कंडक्टर इसकी खोज की गई है। और इसका क्या है कि कमरे के तापमान पर भी समान है, कमरे के तापमान वाले, इसमें कमरे के तापमान के समान है या के पर है। और इसका क्या होता है, जैसे ये बहुत कम तापमान में भी गतिरोध होता है, जैसे इसके द्वारा अत्यारोप तक का नहीं होता है, बहुत कम तापमान पर गत्यारोध नहीं होता है। और इसके अलावा इसमें गतिरोध धारा के प्रवाह विरोध बिजली प्रतिरोध प्रतिधारा की में हानि होती है। यही है, इससे इलेक्ट्रॉन इससे संबंधित हैं, ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। खाली ये ध्यान रखना है कि सुपर कंडक्टर LK9 की खोज किस देश ने की है, तो ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसका जो सुपर कंडक्टर होता है इसका प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध होता है वो सुपर कंडक्टर सुपर कंडक्टर इसका प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध होता है O, R बराबर O, ये होता है इसका प्रतिरोध। और ये थे इस क्वेश्चन से तो इतना ही है। अब इसके जो अन्य फैक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना। एक बार वापस बता देता हूँ, दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिक द्वारा
सुपर कंडक्टर कमरे के तापमान के बराबर या बहुत कम तापमान पर गतिरोधक होता है, और सुपर कंडक्टर के प्रतिरोध क्या होते हैं, ओ बराबर आर होता है, तो ये भी ध्यान रखना। अब जो इसके अन्य फैक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसके जो मैं फैक्ट बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डायनामा की खोज किसने की थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डायनामाइट इसकी खोज किसने की है, इसकी खोज की थी, उनका नाम है अल्फ्रेड नोबल द्वारा खोज की गई। अल्फ्रेड नोबल द्वारा खोज की गई। और इसके अलावा अल्फ्रेड नोबल द्वारा खोज की गई है, और अल्फ्रेड नोबल की याद में ही नोबल पुरस्कार दिया जाता है, आप सभी को पता है। और वो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में नोबल पुरस्कार दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में। नंबर 1 कौन सा होगा, साहित्य। नंबर 2 कौन सा होगा, वो होगा शांति। इसका नंबर 3 कौन सा है, नंबर 3 है भौतिकी। नंबर 4 पर कौन सा है, तो नंबर 4 पर है वो है रासायनिक। नंबर 5 पर कौन सा है, नंबर 5 पर चिकित्सक है, चिकित्सा। और नंबर 6 पे कौन सा है, तो नंबर 6 पर है वो कौन सा रहा है, भौतिक हो गया, रासायनिक हो गया, केमिस्ट्री, फिजिक्स हो गया, साहित्य। एक और है पीछे, वो है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र की इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1969 में इसकी शुरुआत हुई अर्थशास्त्र की। और इसके अलावा ये एक कहाँ दिया जाता है, नॉर्वे ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर दिया जाता है। बाकी सभी कहाँ दिया जाता है, आप सभी को ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि नोबेल पुरस्कार मतलब कहाँ पर दिए जाते हैं, स्थान का नाम बताना है, अगर आपको याद है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो नंबर 2 पर है वो है इंसुलिन की खोज किसने की थी, इंसुलिन की खोज ये किसके द्वारा खोज की गई थी, तो इंसुलिन की खोज की गई थी, वो थी वेस्ट बेंटिंग द्वारा की गई। और इसका प्रयोग मधुमेह के रोग में किया जाता है। इसकी खोज वेस्ट बेंटिंग द्वारा की गई। और इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है मधुमेह के रोग से संबंधित खोज की गई। मधुमेह के रोग वहाँ पर इसकी मतलब प्रयोग किया जाता है। इंसुलिन की खोज किया, इंसुलिन टीका किसने खोजा, वो खोजा था वेस्ट बेंटिंग में। और इसके अलावा अन्य में देखते हैं, और तो इसके द्वारा एक्सरे की खोज किसने की थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरे की खोज किसने की, एक्सरे की खोज की थी, वो की थी एक्सरे की खोज किसने की थी, उनका नाम है रॉडजन ने की थी, एक्सरे की खोज रॉडजन ने की थी। और इसके अलावा अन्य और देखें तो वो है केंद्र की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। जबकि केंद्र कोशिका की खोज अलग है, जबकि केंद्र की अलग है। केंद्र की खोज किसने की है, तो केंद्र की खोज की है वो है रॉबर्ट ब्राउन है, ये की केंद्र की खोज। और इसके अलावा मतलब जो ये होता है स्टडी ऑफ न्यूरोक्लाइसिस किसे कहते हैं, मतलब वो होता है कार्डियोलॉजी। ये तो कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में, और मैंने ये नोबेल वाला भी बता दिया कि 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और अब जो आगे नेक्स्ट दिए जाएंगे नोबेल पुरस्कार वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सितंबर में घोषणा होने वाली है, तो 2 मंथ बचे हैं। पिछले तो याद रखने में कोई ज़रूर नहीं है, एग्जाम में नहीं आते हैं ये। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में, और डिटेल से जानकारी जो मैंने बता दिया। जैसे डायनामाइट का खोज किसने की थी, अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, और उनकी याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और ये 6 क्षेत्र है, इनमें दिया जाता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी, वेस्ट बेंटिंग ने की थी, और इसका प्रयोग किया जाता है मधुमेह के रोग में। और केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, और एक्सरे की खोज की थी रॉडजन ने। ये भी साथ साथ में ध्यान रखना जो मैंने ये बताया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, ने किसे
18वां ट्रोकोमा मुक्त देश घोषित किया है। ये ट्रोकोमा एक बीमारी है, इससे किस देश को हाल ही में मुक्त घोषित किया है? ऑप्शन ए है इराक, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है चिली। तो किसे हाल ही में इसे मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में 18वां ट्रोकोमा मुक्त देश घोषित किया है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इराक। इराक को हाल ही में इसे मुक्त घोषित किया है। तो ये क्या संबंधित है, किससे संबंधित है, ये भी जानकारी जानते हैं कि ये किस रोग से संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस मतलब WHO ने किसे, WHO इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 7 अप्रैल 1945। ध्यान रखना 1945 में हुई थी और 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना ये भी। और अब जानते हैं इसके ट्रैकोमा ये क्या है। ट्रैकोमा, तो ट्रैकोमा एक आंखों से संबंधित बीमारी है जिससे हाल ही में इराक को मुक्त किया है। तो ये किसे आंख प्रभावित और अंधेपन का कारण हो जाता है। इससे इसका मतलब किससे संबंधित है? तो आंखों से संबंधित है, आंखों से ये संबंधित है। और इसके अलावा मतलब ये क्लोरिया जीवाणु संरचना होता है। क्लोडामिया मतलब जो जीवाणु है उसकी संरचना से होता है ये क्लोमाडिया इस मतलब ये जीवाणु का नाम है। इससे ये रोग फैलता है, जीवाणु, इससे ये रोग आगे फैलता है और ये मनुष्य में आ जाता है। और इसके अलावा मतलब इसका जो मैंने बता दिया ये आंखों को प्रभावित करता है, ये आंखों से संबंधित है। और इसमें जो आंखों में जो सूखापन हो जाता है, जैसे आंखों में पानी नहीं आता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इसके अलावा ये तो थे, इस क्वेश्चन के बारे में इतनी डिटेल है कि अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा ट्रकोमा का संबंध किससे है, या हाल ही में इसे WHO ने किस देश को ट्रकोमा से मुक्त किया है। तो यही 2 क्वेश्चन पूछेंगे। और इसके अलावा अब हम अन्य फैक्ट जानने वाले हैं इराक के बारे में। तो मैं उसके ऊपर जानकारी लिख देता हूँ। इराक के बारे में। इराक राजधानी क्या है इसकी? तो राजधानी का नाम है बगदाद। बगदाद किन 2 नदियों के मतलब तट पर स्थित है? किन 2 नदियों के तट पर स्थित है? तो बगदाद स्थित है मतलब दजला और फरात नदियां मानी जाती हैं यहाँ पर, इसके किनारे दजला और फरात। दजला और ये फरात नदियां है ना, 2 फरात, इन 2 नदियों के किनारे पर स्थित हैं। नदियों के किनारे पर स्थित है बगदाद। और इन्हीं 2 नदियों के किनारे पर पहले एक सभ्यता विकसित हुई थी, उसे कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगर आप हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट था तो आपने ये नाम जरूर सुना होगा, मेसोपोटामिया। ये इन्हीं 2 नदियों के किनारे विकसित हुई थी, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा हाल ही में मतलब मीजल्स से किन 2 देशों को मतलब मीजल्स फ्री घोषित किया है? मीजल्स मुक्त देश हाल ही में किन 2 WHO द्वारा किया गया है? मीजल्स फ्री देश किन 2 देशों को किया है? तो मीजल्स फ्री, तो एक का नाम था भूटान और एक का नाम था तिमोर लेस्टे। इन 2 देशों को हाल ही में मीजल्स फ्री घोषित किया है, तिमोर लेस्टे। इन 2 देशों को हाल ही में मीजल्स फ्री घोषित किया है। और इसके अलावा ये मतलब भारत में चेचक कब
स्मॉल पॉक्स भारत को कब घोषित किया गया था चेचक मुक्त? तो भारत को चेचक, या हम कह सकते हैं स्मॉल पॉक्स कब घोषित किया है? और इसके अलावा मतलब जो ये पोलियो से भी कब मुक्त घोषित किया, दोनों को एक साथ में किया है तथा पोलियो मुक्त दोनों को एक साथ घोषित किया है। तो ये कब किया गया? तो 2014 में इन दोनों को मतलब भारत को इन दोनों से फ्री किया गया है। और क्या है अब शर्त कि किसी देश को मतलब कैसे ये मुक्त करता है, इसकी शर्त क्या है? तो इसकी जो शर्त है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ पे लिख देता हूँ शर्त। WHO की शर्त है कि अगर किसी भी देश में लगातार 3 साल तक कोई भी, जैसे मान लो भारत है, भारत के अंदर एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कोरोना वायरस या कोविड-19, अगर भारत में लगातार 3 साल से कोई भी कोविड-19 का पेशेंट नहीं आया ना, तो भारत को कोविड फ्री कंट्री घोषित किया जाएगा। मैं लगातार 3 वर्षों से एक भी मामला न हो, कोई एक भी मामला सामने न आए, तब उस देश को मतलब उस बीमारी से मुक्त घोषित किया माना जाता है। तो ये है इसकी शर्त क्या, मतलब कोई भी देश एक मतलब सामने न आओ। तो ये किसकी शर्त है? WHO की शर्त है। और इसके अलावा और देखते हैं, एक बार वापस बता देता हूँ, ईरान की राजधानी बगदाद जो कि 2 नदियों के किनारे स्थित है, दजला और फरात नदियों के किनारे, और इन्हीं 2 नदियों के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ है। और इससे पहले हाल ही में जो मतलब मीजल्स फ्री 2 कंट्री को घोषित किया था, भूटान और तिमोर लेस्ट, ये भी ध्यान रखना। और भारत को चेचक फ्री या स्मॉल या पोलियो से कब घोषित किया था फ्री? तो वो 2014 में किया था। और इसके अलावा मतलब WHO के बारे में विश्व हेल्थ संगठन या विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1945 को हुई थी। और ये आपको बताना 48 है या 45? 7 अप्रैल 1948 है, 1948 को हुई थी। और विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। और ये जो ट्रोकोमा है, इससे मतलब क्लेमाइडिया जीवाणु से होती हैं, और इसे आंखों प्रभावित होती हैं, आंखों से संबंधित ये रोग है। और इसके अलावा कुछ अन्य और फैक्ट है, वो भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन के साथ, क्योंकि पीछे नहीं छोड़ना चाहिए कोई भी फैक्ट। इसके अलावा अन्य में देखें तो आपने नाम सुना होगा ज़ीरोथैलेमिया रोग, विटामिन डी की कमी से होते हैं, आंखों का सूखापन हो जाता है। एक आपने नाम सुना होगा निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। क्या कारण है ये निकट दृष्टि दोष और एक है दूर दृष्टि दोष? आपने ये 2 नाम जरूर सुने होंगे, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ये 2 नाम आपने जरूर सुने होंगे। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष उसे कहते हैं जिसकी मतलब दूर की तो वस्तु दिखाई देती है, पर निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। कौन सा होगा इसमें से? और ये दूर दृष्टि दोष जो निकट की दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती। इसमें जो सबसे पहले निकट दृष्टि दोष है, इसमें कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में है ना, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है पर निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। इसमें लेंस है वो कौन सा है? इसमें जो लेंस प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है अवतल लेंस। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा इसमें कौन सा लेंस आता है? इसमें उत्तल है या अवतल, ये बताओ। अवतल। और इसमें अलावा इसमें किया जाता है वो किया जाता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मतलब एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्वेक्स, ये 2 नाम अलग अलग हैं। और ये बुढ़ापे में होता है। और ये मतलब जो
चश्मा लगी हुई है जैसे मेरे हैं, तो ये है, ध्यान रखना। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी, जो मैंने इन दोनों क्वेश्चन में अधिक से अधिक आपको जानकारी बताने की कोशिश की है। बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहे अरास डोरा गैस फील्ड को लेकर हाल ही में किन दो देशों के बीच या किन दो देशों के मध्य विवाद हुआ है? तो ऑप्शन ए है उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी है भारत व नेपाल, ऑप्शन सी है पाकिस्तान व चीन, और ऑप्शन डी है सऊदी अरब, कुवैत और ईरान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब, कुवैत व ईरान। इन देशों के मध्य हाल ही में अरास डोरा गैस फील्ड को लेकर विवाद हुआ है। तो आइए जान लेते हैं आखिरकार ये अरास डोरा गैस फील्ड कहाँ पर स्थित है, मैप में देखेंगे। और इसके अलावा ये विवाद क्यों हो रहा है, आखिरकार ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि देशों के मध्य विवाद उत्पन्न हो रहा है, तो वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अरास डोरा गैस फील्ड। तो ये देखेंगे तो सबसे पहले ये किस किस के मध्य मतलब विवाद है, किन किन देशों के मध्य विवाद है। ये हो गया सऊदी अरब, कुवैत और ईरान। इन देशों के मध्य ये विवाद है। और इसके कारण ये विवाद का क्षेत्र क्यों है, ये विवाद का क्षेत्र क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नेचुरल गैस के भंडार पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। कारण क्या है इसका, कारण है प्राकृतिक गैस के भंडार, प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं यहाँ पर, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। इसलिए तीनों देश ये कह रहे हैं कि ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा क्षेत्र है और ये मेरा क्षेत्र है, ये तीनों देश कह रहे हैं। और इसके अलावा जो मतलब दो देश एक साइड में है और एक देश एक साइड में है, जैसे ये कुवैत और ये सऊदी अरब है ना, इसमें तो ये जो है अरास है, यहाँ पर ये कहता है देश हमारा क्षेत्र है अरास। और ये जो ईरान है ये कह रहा है कि डोरा ये क्षेत्र मेरा है। तो इनको लेकर ये विवाद उत्पन्न हो रहा है। डोरा और ये मतलब अरास और कुवैत इधर है, ये जैसे यहाँ पर है डोरा और यहाँ पर है ये मतलब अरास। तो ये देशों के मध्य मतलब ये विवाद उत्पन्न हो रहा है। और इसके अलावा अब जानते हैं इस मैप में कि कहाँ पर स्थित है आग, वो जो विवादित स्थल है वो कहाँ पर स्थित है। तो एक मैप बनाएंगे, यहाँ पर मैं एक मैप बना रहा हूँ, तो मतलब ये हटा रहा हूँ मैं वापस, अब मैप के माध्यम से समझेंगे। तो मैं एक बना रहा हूँ, ये जैसे दक्षिण अफ्रीका है, ये मान लो दक्षिण अफ्रीका है। और इसके अलावा जो ये वाला क्षेत्र है, जो ये पास वाला, ये ऐसे ये मैप है। और इसके अलावा जो है ना, यहाँ पर क्या है, लाल सागर, यहाँ पर ये लाल सागर है। और इसके अलावा जो यहाँ पर है ना, फारस की खाड़ी। और इसके अलावा जो इधर ये देश है ना, ये अफ्रीका हो गया। और इसके अलावा मतलब अफ्रीका ये हो गया। और यहाँ पर है ना कुवैत, यहाँ पर मान लो ये कुवैत है, कुवैत, यहाँ पर कुवैत है। और इसके अलावा इधर है ना, ये हो गया ईरान। और जो यहाँ पर हो गया ना, यहाँ पर, और साउथ अफ्रीका, कुवैत हो गया। तो ये यहाँ पर हो गया, वो हो गया सऊदी अरब, यहाँ पर है वो है सऊदी अरब यहाँ पर है। इसके अलावा एनीवे देखें तो मतलब यहाँ एक खाड़ी है, जैसे अरब सागर, व यहाँ पर एक फारस की खाड़ी भी है, ध्यान रखना, फारस की खाड़ी।
ये तो मैंने लिखा दिया फारस की खाड़ी। यहाँ पर अल बाब उल मंदेर की संधि है। यहाँ पर बाब उल मंदेर की संधि, यहाँ पर है बाब उल मंदेर की संधि, बाब उल मंदेर, ये यहाँ पर संधि है। और इसके अलावा मतलब जो ये ईरान है ना, तो यहाँ पर एक स्वेज नहर है जो कि लाल सागर और भूमध्य सागर वाला कहता है। ये लाल सागर है इधर वाला एरिया, और यहाँ पर है भूमध्य सागर। तो इन दोनों का अलग करती है वो स्वेज नहर। और बाब उल मंदेर को और किस नाम से जाना जाता है ये भी आप सभी को बताना है। और अब ये है ना जो अलग अलग बता देता हूँ, इस मैप में तो कुछ समझ नहीं आया होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले लिख देता हूँ चाबार बंदरगाह, चाबहार बंदरगाह, चाबहार है या बार है, चाबहार बंदरगाह, तो ये ईरान में स्थित है और भारत द्वारा विकसित किया गया है बंदरगाह, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा मतलब भूमध्य सागर व लाल सागर वाला कौन करता है, तो स्वेज नहर करती है। भूमध्य सागर और लाल सागर, इन दोनों को अलग कौन करती है, तो यहाँ करती है स्वेज नहर, ये भी ध्यान रखना स्वेज नहर। इसके अलावा जो मतलब अन्य में देखें तो फारस की खाड़ी और जो ओमान की खाड़ी है, इनको अलग कौन करती है, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, इनको कौन करती है, तो इसे कहते हैं हार्मुज जल संधि करती है इनको अलग। और इसके अलावा जो एक है अन्य है वो है मतलब चाबा बंदरगाह हो गए, भूमि सागर, लाल सागर। एक है लाल सागर व अदन की खाड़ी को अलग कौन करता है, लाल सागर व अदन की खाड़ी, लाल सागर व अदन की खाड़ी को अलग कौन करते हैं, तो वो करती है मतलब बाब उल मंदेर की संधि, ये भी याद रखना, बाब उल मंदेर की संधि है। और इसके अलावा इसी को कहते हैं आंसुओं का प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार कहते हैं, ध्यान रखना ये भी। तो ये जो मैंने इधर बताया था वो ये है, जैसे चाबार बंदरगाह ईरान में स्थित है, भूमध्य सागर लाल सागर को स्वेज नहर अलग करती है, फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी को हार्मुज जल संधि अलग करते हैं, और लाल सागर व अदन की खाड़ी को बाब उल मंदेर की संधि करती है अलग, जिसे आंसुओं का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। और इसके अलावा जूनियर कबड्डी विश्व कप चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो ये भी ईरान में की गई, ध्यान रखना, यहाँ पर लिख देता हूँ जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप, तो ये आयोजित तो की गई ईरान, विजेता रही भारत, और उप विजेता कौन रही, तो उप विजेता रही है ईरान, ध्यान रखना ये तीनों फैक्ट याद रखना, ये भी साथ साथ में, क्यों ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या पता इस क्वेश्चन से रिलेटेड कई क्वेश्चन निकालना हो तो ये भी निकाल सकते हैं। जैसे जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया, ईरान में, विजेता भारत और उप विजेता ईरान। और इसके अलावा चाबहार बंदरगाह कहाँ पर है, ईरान में, जो कि भारत द्वारा विकसित किया गया है, भूमध्य सागर व लाल सागर को अलग करती है स्वेज नहर, और फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी को करती है अलग कौन सी जल संधि, तो हार्मुज जल संधि। और इसके अलावा लाल सागर व अदन की खाड़ी को अलग करती है वो है बाब उल मंदेर की संधि, जिसे आंसुओं का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। तो ये थे इस 4 क्वेश्चन, जो 300 क्वेश्चन था वो मैंने बता दिया। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 कब मनाया गया, ऑप्शन ए है 2 अगस्त से 9 अगस्त, ऑप्शन डी है 1 अगस्त से 7 अगस्त, ऑप्शन सी है 3 अगस्त से 10 अगस्त, और ऑप्शन डी है 4 अगस्त से 11 अगस्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच विश्व स्तनपान सप्ताह, जिसे वर्ल्ड ब्रेड, जिसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मतलब
मतलब विश्व वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग्स वीक कहते हैं, ध्यान रखना ये भी। विश्व स्तनपान सप्ताह, वर्ल्ड वर्ल्ड ब्रेस्ट ब्रेस्ट फीडिंग, विश्व ब्रेस्ट फीडिंग्स वीक ये मनाया गया। और ये कब मनाया गया? 2023 में। तो ये मनाया गया 1 अगस्त से 7 अगस्त के मध्य। इसके मध्य ये मनाया गया, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी, वो हुई थी 1992 के 1992 में इसकी शुरुआत हुई, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा मतलब इसमें क्या है, इस वर्ष इसकी थीम क्या है वो भी ध्यान रखना। थीम, तो इस वर्ष इसकी थीम है वो है मतलब लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग्स, ये ध्यान रखना। लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग ये ध्यान रखना। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी थीम छोटी होती है उतनी थीम अगर एग्जाम में आने का चांस बहुत अधिक रह करता है। तो ये भी ध्यान रखना। इसकी थीम है लेट्स मेक मेक ब्रेस्ट फीडिंग, ये इसकी थीम है। और ये विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 वो मनाया गया 1 अगस्त से 7 अगस्त। तो आइए आगे देखते हैं इसकी फुल डिटेल से जानकारी, आगे देखते हैं। और यहाँ पर लिख देता हूँ जो अन्य मतलब फैक्ट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, या मतलब कोई और दिवस है वो भी देख लेते हैं कि 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को भारत में 2 दिवस मनाए जाते हैं, कौन कौन से है वो भी देखेंगे। इसके अलावा एक आपसे ये क्वेश्चन मैं करता हूँ कि जब बच्चे का जन्म होता है ना, सबसे जैसे बच्चे के जन्म पर माँ का पहला जो मतलब वो दूध, गाढ़ा दूध होता है, पहला गाढ़ा दूध उसे किस नाम से जाना जाता है, ये बताओ। कि वह बच्चे के जन्म पर माँ का जो पहला गाढ़ा दूध होता है, जो उसे पौष्टिक तत्व होते हैं मिले हुए, मतलब जो बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है, तो ये मतलब बच्चे के जन्म, तो वो उस दूध को क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है? तो जो गाढ़ा पीला होता है उसे मतलब, तो उसे कहते हैं कोलेस्ट्रॉल दूध कहते हैं उसे, ये भी ध्यान रखना। कभी कोई पूछ ले एग्जाम में, या वो जनरल नॉलेज में कोई भी पूछ सकता है, तो उसे कहते हैं कोलेस्ट्रॉम जो होता है मतलब गाढ़ा पीला होता है इसमें, ये भी ध्यान रखना है आपको इसी के साथ। और इसके अलावा मतलब हाल ही में मनाया गया और अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया था। कब मनाया गया वो? अर्थ ओवरशूट डे, ये भी ध्यान रखना है। अर्थ ओवरशूट डे ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 2 अगस्त को मनाया गया। और इसके अलावा मतलब प्लास्टिक ओवरशूट डे ये कब मनाया गया? जो पहला मनाया गया प्लास्टिक ओवरशूट डे, तो ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया मतलब 28 जुलाई को, ये भी ध्यान रखना साथ में, 28 जुलाई को मनाया गया है। और इसके अलावा भारत में वो भाला फेंक दिवस कब मनाया गया? नीरज चोपड़ा वाला, भारत में भाला फेंक ये कब मनाया गया भाला फेंक दिवस? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 7 अगस्त को। आप सभी को ये बताना है कि 7 अगस्त को और कौन सा दिवस मनाया जाता है। भाला फेंक दिवस के अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, अगर कोई दिवस का क्वेश्चन आ गया तो वो जहाँ तक संभावना है 95% मैं लिख सकता हूँ वही आएगा सवाल, अगर कोई दिवस आ गया तो, या ऑप्शन में जरूर दिया होगा वो, उसका नाम या वो 7 अगस्त को मनाया जाता है, वो कौन सा है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और इसके अलावा मतलब ये मैंने बता दिया, ये नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था।
नीरज चोपड़ा। टोक्यो ओलंपिक हुआ था, टोक्यो ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक। तो टोक्यो ओलंपिक में मतलब जो ये है ना फेंका ना इसमें, टोक्यो ओलंपिक के अंदर जो भाला फेंका ना, वो कितना फेंका था, कितना था वो 87.58 मीटर जो ये इन्होंने इतनी लंबाई में भाला फेंका था। और इन्होंने इतने लंबाई के साथ फेंकते हुए इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस को मनाया जाता है, ये बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। हाथी दिवस आ गया, अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस ये कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस 12 अगस्त को। एक और दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाया जाता है 12 अगस्त को, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा आज मतलब 9 अगस्त को एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। 9 अगस्त 1942 कह सकते हैं, 9 अगस्त 1942 को कौन सी घटना हुई थी, याद है क्या? सबसे बड़ा, उससे ही हमें आज़ादी मिली है। उस घटना के बाद जो मतलब उस मोमेंट में जो एक तरह मतलब कह सकते हैं एक बहुत बड़ी घटना देश के लिए थी इतिहासों के पन्ने में, तो वो कौन सी है जिससे हमें आज़ादी मिली है? अगर याद है तो वो भी छाप देना। और इसके अलावा मैंने आपको एक पहले और क्वेश्चन पूछा था कि मतलब इससे रिलेटेड था कि कहाँ से पूछा, एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, वो और ये दोनों आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में कि 9 अगस्त को कौन सी घटना हुई थी, ये भी ध्यान रखना। तो ये थे 4 क्वेश्चन और इनके बारे में डिटेल से जानकारी, जिसमें मैंने विश्व और भारत प्लस इनके साथ स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी कवर कराने की कोशिश की है। विश्व भारत का करंट अफेयर और स्टैटिक सामान्य ज्ञान बताने की कोशिश की है। ये तो 4 क्वेश्चन तो इनसे संबंधित था। जो आगे आने वाले क्वेश्चन है वो होंगे राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। जो को भी राजस्थान स्टेट लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं साथ साथ में उन्हें भी पढ़ा रहा हूँ। और कभी कभी सेंट्रल लेवल एग्जाम में राजस्थान के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप भी ये वीडियो जरूर देखना जो सेंट्रल लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहा है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें अपने दोस्तों। ये आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 5वां क्वेश्चन, जो कि राजस्थान करंट अफेयर प्लस राजस्थान से स्टैटिक सामान्य ज्ञान का भी हम इसी क्वेश्चन में वर्णन करने वाले हैं। तो देखते हैं आज का 5वां क्वेश्चन। प्रदेश में आयोजित राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल में कुल कितने खिलाड़ियों ने पंजीकरण करवाया है? ऑप्शन ए है 24 लाख, ऑप्शन बी है 46 लाख, ऑप्शन सी है 58 लाख और ऑप्शन डी है 50 लाख। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 58 लाख। 58 लाख प्लस ने मतलब राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों में अपने पंजीकरण कराया है। तो देखते हैं इसके बारे में डिटेल से जानकारी कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक शहरी ओलंपिक का आयोजन कब से किया जा रहा है और इससे पहला आयोजन कब हुआ, शुरुआत कब हुई और क्यों है इतना ये इम्पोर्टेंट, क्योंकि राजस्थान में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ी कोई प्रतियोगिता है तो वो अब बन चुकी है राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक। तो इसके बारे में अब डिटेल से जानकारी जानने वाले हैं इस पूरे बोर्ड पर, तो वो भी देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें और बढ़ते हैं आगे। देखते हैं सबसे पहले हमारा राजस्थान में मतलब एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है जिसका नाम है, यहाँ लिख देता हूं मैं, राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक। ये है मतलब इस प्रतियोगिता का ना ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल कह सकते हैं, खेल और 2023। और इस बजट में घोषणा की गई थी, इसकी घोषणा कब हुई थी वो होगी बजट में घोषणा है वो है 2023
2024 का जो बजट है उसमें ये घोषणा की गई कि हम ग्रामीण स्तर व शहरी स्तरों पर ग्रामीण ओलंपिक और शहरी ओलंपिक का आयोजन कराने वाले ये हैं। और इसका आयोजन सबसे पहले देखते हैं इसका आयोजन इसकी शुरुआत कब से हुई है। आयोजन इसकी शुरुआत है वो हो चुकी है 5 अगस्त से। 5 अगस्त 2023 से इसकी शुरुआत हो चुकी है, ध्यान रखना ये भी। और ये शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो ये की गई एसएमएस स्टेडियम, स्वयं मान सिंह स्टेडियम जयपुर, यहाँ से ये शुरुआत की गई है, ध्यान रखना ये भी। और इसके अलावा अब कुल कितने खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं, अब देख लेते हैं कुल खिलाड़ी कितने हैं। कुल खिलाड़ी, तो इसमें कुल खिलाड़ी है वो है 58 लाख और 51,000 इसमें कुल खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 58 लाख और 51,000 इतने खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। और इसके अलावा इसमें महिला कितनी है वो भी देखना जरूरी है, क्या पता कोई एग्जाम में पूछ ले कि महिला कितनी है। तो इनका जो डिवाइड कर देते हैं, एक महिला में जो पीछे बचेगा वो पुरुष आ जाएगा। महिला कितनी है तो वो है 24 लाख। 24 तो लाख हो गई और 46,000, 24 लाख और या 24.46 या 24,46,000 मतलब महिलाएं हैं इसमें शामिल 58,51,000 में से। तो देख लो कितनी मतलब लगभग 46-47% तो महिलाएं भाग ले रही हैं इस ग्रामीण ओलंपिक व शहरी ओलंपिक दोनों में। और इसके अलावा आप देखेंगे खेल, मतलब कितने खेल है और कितने खेलों में विभाजित किया गया है। इसमें 2 प्रकार के खेल हैं, या 2 प्रकार कह सकते हैं हम, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 प्रकार के खेल। एक तो होगा वो होगा ग्रामीण ओलंपिक, और इसके अलावा एक होगा वो होगा शहरी ओलंपिक। ये 2 मतलब खेल हैं, मतलब 2 प्रकार है खेल के। अब कितने कितने मतलब कुल कितने खेल है ये एग्जाम में आ रखा है क्वेश्चन जो अब मैं लिखा रहा हूँ वो। इसमें कुल है वो है 7 और इसमें भी कुल है वो है 7। और ये क्वेश्चन यहाँ से आया था कि ग्रामीण और शहरी ओलंपिक की जो 2023 में आयोजित किया जाएंगे उनकी संख्या कितनी। ऑप्शन ऐसे 7 6 7 7 6 7 6 6 ये ऑप्शन थे ऐसे। और ये आया था अभी जो मतलब सामाजिक विज्ञान का 2nd ग्रेड का पेपर हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, जो कि सामाजिक विज्ञान का वो सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो अब देख लेते इसमें कौन कौन से। इसमें नंबर 1 कबड्डी, और नंबर 2 पर कौन सा है, नंबर 2 पे वो है क्रिकेट, जो बास्केटबॉल का क्रिकेट है वो है, ये नॉर्मल क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट। इसके अलावा नंबर 3 पर कौन सा है, तो नंबर 3 पर है वॉलीबॉल। नंबर 4 पर कौन सा है, तो ये है फुटबॉल। ध्यान रखना ये जो मैं गेम दिखा रहा हूँ ये एग्जाम में जरूर आएंगे। और नंबर 5 पर है वो कौन सा है, जो नंबर 5 पर है वो है खो खो। नंबर 5 पर है वो है खो खो। और इसके अलावा नंबर 6 पर है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है रस्साकसी। ये जो रस्सा एक ऐसे खींचते सामने ऐसे खींचते 20 की या 10 की जो टीम होती है उससे ही, इससे रस्साकसी। और इसके अलावा मतलब कुल पंजीकरण कितने हुए थे ग्रामीण स्तर पर, कितने पंजीकरण हुए थे, कुल पंजीकरण तो ग्रामीण स्तर पर कितने हुए थे, तो वो हुए थे 46,12,000, मतलब 46.12 लाख। ये तो ग्रामीण स्तर के हैं। और अब शहरी स्तर पर भी जाने वाले हैं, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 हुए, एक और कौन सा पीछे बच गया, तो शूटिंग, ये भी शूटिंग और है, ध्यान रखना। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, नंबर 7 पर है शूटिंग। ये हो गए 7 गेम। और
अब 7 ही है मतलब शहरी के अंदर, 7 में शहरी में कौन कौन सा है, तो कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल। कबड्डी, कबड्डी, नंबर 2 क्रिकेट, और नंबर 3 पर है वो कौन सा है, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल। और इसके अलावा जो नंबर 4 पर है वो कौन सा है, तो इसमें जो नंबर 4 पर है वो है फुटबॉल, फुटबॉल। और इसके अलावा नंबर 5 पर कौन सा है, तो नंबर 5 पर है वो है बास्केटबॉल। ये इसमें है उसमें नहीं है, ध्यान रखना, बास्केटबॉल। और नंबर 6 पर कौन सा है, तो इसमें नंबर 6 पर है वो है खो खो। और नंबर 7 पर है वो कौन सा है, तो नंबर 7 पर है वो है इसमें एथलेटिक्स, जिसमें रनिंग होती है, एथलेटिक्स, एथलेटिक्स है जिसमें वो दौड़ होती है, एथलेटिक्स, एथलेटिक्स, ध्यान रखना ये। और इसमें कुल कितने मतलब पंजीकरण कराए थे शहरी क्षेत्र में, जो शहरी ओलंपिक हो रहा है इसमें कुल, तो उसमें है कितने, 12,58,000, इस 48,000 इसमें मतलब 12,58,000, 12 पॉइंट मतलब 12 लाख और 48,000 ने यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया था कुल। और इसके अलावा मतलब ये तो इसके से डिपार्टमेंट मतलब, अब इसका आयोजन मतलब जैसे कैसे होगा, मतलब जैसे ग्रामीण क्षेत्र में कितने पंचायतों पर हो रहा है, तो इधर में जो ग्रामीण वाला डाटा है वापस इधर लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ पर 2 मैं डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा और अच्छे से समझेंगे ये। यहाँ से यहाँ पर लिख देता हूँ वापस ग्रामीण, और यहाँ पर वापस शहर। ये जो इसका जो ये पीछे का और भाग है ना वो इधर लिख रहा हूँ शहर। तो ग्रामीण में ये आयोजन होगा वो होगा 11,252 ग्राम पंचायतों पर आयोजन किया जाएगा, 11,000 आयोजन। तो ये किया जाएगा 11,252, ध्यान रखना ये 11,252, 11,252 इतनी ग्राम पंचायतों पर इसका आयोजन किया जाएगा, ग्राम पंचायतों पर। और इसके अलावा मतलब जो इसमें ये कितने स्तर पर गेम होंगे, 4 स्तर पर गेम होने वाले। स्तर कितने हैं, 4। जैसे एक तो होगा सबसे होगा ग्राम स्तर पर, ग्राम स्तर के बाद ग्राम पंचायत पर होगा सबसे पहले, ग्राम पंचायत पर। नंबर 2 पर होता है ब्लॉक या पंचायत स्तर पर कह सकते हैं, तहसील स्तर पर। नंबर 2 है ब्लॉक स्तर पर। नंबर 3 है जिला स्तर पर। और जो नंबर 4 है वो है राज्य स्तर पर। और इसके अलावा अब है ना जो मतलब जान लेते हैं शहरी में कितनों पर आयोजित किया जाएगा, तो ये 538 नगर निकायों पर आयोजन किया जाएगा, आयोजन ये भी जरूरी है ध्यान रखना, 538 नगर निकायों पर आयोजित किया जाए, निकायों पर आयोजित किया जाएगा। और इसमें 3 स्तर के होंगे, जैसे वार्ड, जिला स्तर, और सबसे पहले तो होगा वार्ड स्तर पर। और इसके अलावा नंबर 2 पर होगा नंबर 2 पर होगा वो होगा जिला स्तर पर। और जो नंबर 3 है वो होगा राज्य स्तर पर। तो ये तो थे इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी। कुछ और जान लेते हैं या बता देता हूँ। देखो 2022 में जो हुआ था ग्रामीण राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, जो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक कहीं पर, एक बार ये बता देता हूँ उसके बाद इधर लिख देता हूँ वापस है। राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक 2023 घोषणा बजट में हुई थी 22-23 में। आयोजन 5 अगस्त से शुरू हो गया है। SMS स्टेडियम जयपुर से उद्घाटन हुआ है। कुल खिलाड़ियों ने कितने खिलाड़ी थे, तो वो थे 58,51,000 खिलाड़ी ने पंजीकरण कराए। उसमें से मतलब ग्रामीण क्षेत्र के कितने थे, तो 24,46,000 मतलब जो क्षेत्र वह ग्रामीण से थे। और इसका
ये तो थी महिलाएं थी, ये सॉरी, ये महिलाएं थी, ये महिलाएं थे, बाकी बचे वो पुरुष हो गए। इसका आयोजन 2 स्तर पर होगा, जैसे ग्रामीण ओलंपिक और शहरी ओलंपिक। ग्रामीण ओलंपिक में 6 हैं। कौन कौन से खेल हैं? 7 है। कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, खो खो, रस्साकशी, शूटिंग। और इसमें कुल 46.12 लाख खिलाड़ियों से पंजीकरण हुए हैं या पंजीकरण करे हैं। इसके अलावा शहरी ओलंपिक के अंदर कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, खो खो, एथलेटिक्स, इसमें जो है ना उसमें भी 12,48,000 विद्यार्थियों ने यहाँ पंजीकरण कराया था। और ग्रामीण में आयोजन किया जाएगा, वो किया जाए 11,252 ग्राम पंचायतों पर आयोजन किया जाएगा। और 4 स्तर पर आयोजन होगा, ग्राम पंचायत, फिर होगा ब्लॉक, जिला और राज्य। और इसके अलावा शहर में आयोजित किया जाएगा 538, और इसमें नगर निकाय पर आयोजन किया जाएगा, उसमें फिर वार्ड, जिला और राज्य, ये है इसकी कैटेगरी। अब जान लेते हैं 2022 का थोड़ा सा वो ग्रामीण ओलंपिक है ना हुआ था उसके बारे में। इधर मैं जानकारी लिख देता हूँ उसके बारे में, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। तो वो है मतलब राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक। ये मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, जो 2022 में हुआ था वो आयोजन 22 मई 2023 से इसका आयोजन हुआ था। शुरुआत या आयोजन 22 मई 2022 कहाँ से हुआ था? पालगांव, जोधपुर, पालगांव, जोधपुर, ध्यान रखना ये भी। और इसके अलावा मतलब इसका शुभंकर क्या था? उसका शुभंकर था शेरू। अगर आप किसी को पता हो तो इस बार शुभंकर क्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। शेरू। और इसके अलावा मतलब इसमें कुल खिलाड़ी कितने थे? तो 30 लाख से अधिक थे और 10 लाख महिला थी खिलाड़ी। ये कुछ डाटा क्या पता कोई पूछ ले तो ध्यान रखना, खिलाड़ी 30 लाख। इसके अलावा महिला थी, वो थी मतलब 10 लाख से अधिक महिला थी, 10 लाख महिला शामिल थे अधिक। ये भी ध्यान रखना। और ये थे तो इसमें जो हनुमानगढ़ था वो टॉप में आया था। ये तो इतनी रखने की जरूरत नहीं है कोई, ये इतना से याद रख लेना। और इसके बारे में ये जो मैंने बताया वो बहुत जरूरी है। और अब ये शुरुआत हुई है, जब जब ये एंडिंग होगी, जब पूरे कुछ हो जाएंगे फिर हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे, जो खाली यही रखेंगे टाइटल राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक 2023, और संपूर्ण A to Z जानकारी उसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये तो थे मतलब इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी। कैसा लगा आप वीडियो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।